Good morning, everyone. Today we are going to start another poem of Robert Frost called Birches. Birches, which was published in 1916. This poem is an ode to the birches, which was published in Frost volume of poems Mountain of Interval in 1916. ओके, एक तरीके का ओड है. और बर्चेस किसको कहते हैं? एक किस्म का पेड़ होता है और वो 50 फीट लंबा, इतना बड़ा भी हो सकता है, बहुत पतला सा होता है, जिसकी शाखाएं बहुत सारी होती हैं और पतली होती हैं, सटीक सी होती हैं, स्टिफ्ड होता है जो. In this poem, we come across the poet's desire to withdraw from the world, as also his love of the earth as symbolized by the boy's game of swaying birches. यहाँ पर इस पोएम के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पोएट खुद का एक्सपीरियंस यहाँ बता रहा है कि कैसे वो अपने नॉस्टैल्जिक अपने बैकग्राउंड में चला गया है और वो चाहता है इस तरीके से जैसे बचपन में गेम खेला करते थे, झूला करते थे इन पेड़ों के ऊपर, वो भी अब वैसा ही करे. और अब इतना बड़ा हो गया है तो उसको इस दुनिया से चिढ़ होने लगी है, जिसकी वजह से वो यहाँ से जाना चाहता है, एक ब्रेक चाहता है. ब्रेक के बाद वापस से वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहता है. ठीक है, तो अपने उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर पोइट बताने लग रहा है. द पोइट रिकलेक्ट्स हिज चाइल्डहुड डेज व्हेन ही यूज्ड टू बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस. ठीक है, यहाँ पर पोइट अपने पुराने दिन बचपन के याद कर रहा है जब वो भी पेड़ पे झूला करता था. द पोएम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ नेचर एंड मैन. यहाँ पर इस पोएम में पोइट ने बहुत सुंदर तरीके से नेचर का पिक्चराइजेशन करी है. पोएम के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो इमेज के साथ वो सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. एंड ईच स्केच इज़ द हिट ऑफ इन अ फ्यू हैप्पी टचेस एंड इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ. अपने आप में ही वो सारी जो हम पोएम्स में पढ़ने वाले हैं वो सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी अपने आप में ही. ठीक है. Birches is a poem of 59 lines and it can be divided into 3 sections. और बर्चेस ये पोएम है जो 50 लाइन्स की है, लंबी पोएम है एक. और बट वर्ड्स और इसमें इतना सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रखा है जिसके लिए रॉबर्ट फ्रोस्ट अपने आप में ही फेमस रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुरंत ही जैसे ही पढ़ेंगे हम फर्स्ट रीडिंग में ही. और इस पूरी पोएम को हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे, वो अभी बताते हैं. द फर्स्ट सेक्शन पोएट लॉजिकली ड्रॉज सर्टेन कंक्लूजन्स रिलेटेड टू द बेंडिंग ऑफ द ट्रीज़. यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन बात कर रहा है कि किस तरीके से उस बर्चेस के पेड़ों की शाखाएं जो बेंड हो गई है वो कैसे बेंड हो गई है और क्यों बेंड हो गई है. फर्स्ट सेक्शन इस बारे में बात करता है. इसके कंक्लूजन पे बोलता है एक्चुअली किस वजह से झुकी है. ठीक है. सेकंड सेक्शन क्या बात करता है? द सेकंड सेक्शन नेगेट्स द फर्स्ट वन. अब सेकंड सेक्शन फर्स्ट वाले की बात को नकार देता है. ठीक है. इट एक्सप्रेसेस द पोएट्स विश that the birches had been bent because of some boy's act of swaying on them. यहाँ पर सेकंड सेक्शन पहले सेक्शन की बात को नकार देता है. पहले में पोइट ये कहता है कि शायद वो मौसम के कारण या फिर पेड़ के ऊपर इतना बोझ पड़ गया होगा जब बर्फ़ गिर रही थी, इस वजह से झुकी होगी. अब सेकंड सेक्शन है ना, फर्स्ट सेक्शन की ही बात को नकार देता है, नेगेट कर देता है कि नहीं, बर्फ़ की वजह से नहीं झुकी हैं उसकी शाखाएं. वो तो कुछ ऐसे शरारती बच्चे होते हैं जो इन शाखाओं को पकड़कर झूलते हैं, इस वजह से शाखाएं झुक जाती हैं इन पेड़ों की. एंड द थर्ड सेक्शन डेलिब्रेट्स ऑन पोइट्स नॉस्टैल्जिक एंड साइकोलॉजिकल रेमिफिकेशन. यहाँ पर थर्ड सेक्शन पोइट के खुद की एक्सपीरियंस और उसके नॉस्टैल्जिक
कंडीशन के बारे में बताता है, जब वो याद करता है कि कैसे वो भी अपने बचपन में इसी तरीके से झूला करता था और काश वो दिन वापस आ जाएं। ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स द वाइटल क्लेम दैट द अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। यहाँ पर हम देखेंगे कि पोइट ये बोल रहा है पोयम के अंदर ही कि बेशक वो यहाँ से जाना चाहता है, वो तंग आ गया है इस दुनिया में जीता हुआ, बेशक वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन फिर भी अर्थ ही एक सही जगह है प्यार करने की, नेचर से जुड़े रहने की। यहाँ से चले जाना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ओके, द पोएम इज़ सिम्बॉलिकल इन नेचर with the birches acting as a medium of uniting the mortal with the heaven। यहाँ पर सिम्बॉलिकली नेचर से जुड़ी हुई बातें करके पोइट ये समझाना चाह रहे हैं हमें कि जैसे बर्चेस का पेड़ है, वो एक मीडियम है हमारा हेवन और अर्थ से जुड़े रहने का, जिसकी शाखाओं पे जाकर आप अपने आप को सबसे ऊंचा महसूस करते हैं और हेवन के नज़दीक महसूस करते हैं, लेकिन वो केवल एक मीडियम है, आपको वापस नीचे आना ही आना है। द पोएम सर्व्स अ क्लियर मैसेज टू द रीडर्स दैट इट इज़ नॉट एस्केप फ्रॉम द अर्थ दैट ब्रिंग्स फुलफिलमेंट। यहाँ पर पोएम हमें क्लियरली एक मैसेज देते हैं रीडर्स को कि अर्थ से भाग जाना, अपनी ज़िंदगी से भाग जाना केवल वही एक कारण नहीं है आपको सब कुछ मिल जाए। ठीक है। इट इज़ रैदर गोइंग बैक टू अर्थ विच इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। यहाँ पर पोइट हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि वापस से अपनी ही कंडीशन, अपनी ही लाइफ में और यहीं पर जीते हुए आपको चीज़ें ठीक करनी चाहिए बजाय यहाँ से भागने के। ओके, तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई सी बर्चेस बेंड टू नेक्स्ट एंड राइट अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज़। जब मैं देखता हूँ बर्चेस के पेड़ों को झुका हुआ, जो लेफ़्ट में भी झुके हुए हैं, राइट में भी झुके हुए हैं, और उनकी थिक लाइन जो परछाई नीचे धरती पर पड़ रही है, उनके झुकने से वो साफ दिखाई दे रही हैं। मतलब धरती के इतने नज़दीक हैं वो, अर्थ के ग्राउंड के इतने नज़दीक झुक चुकी हैं बर्चेस ट्री की शाखाएँ। आई लाइक टू थिंक सम बॉयज़ बीइंग स्विंगिंग them, but swinging does not bend them down to stay as ice storm do। मैं सोचता हूँ कि शायद किसी लड़के ने उस पेड़ की शाखाओं पर झूल झूल कर ही, स्विंगिंग झूल कर ही उसको बेंड किया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, इतनी नहीं झुका सकता कोई भी बच्चा। ये शायद बर्फ़ के तूफ़ान जो आए हुए होंगे उन्होंने ऐसा किया होगा, जिसकी वजह से शाखाएं झुक गई हैं इन पेड़ों की इतनी ज़्यादा। ऑफन यू मस्ट सीन देम लॉडेड विद आइस सनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर अ रेन। यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से सर्दियों के समय पर और बारिश के बाद जब ठंड बढ़ जाती है और जब बर्फ़ गिरती है, शायद उनके लोड से जब बर्फ़ गिरी होगी, इन पेड़ों पर अटकी होगी, जिसकी बोझ की वजह से शाखाएं झुक गई होंगी, ऐसा एजम्पशन कर रहे हैं पोइट। दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेस एंड टर्न मैनी कलर्ड एज द स्टिर क्रैक्स एंड क्रेजेस देयर इनेमल। यहाँ पर पोइट अब बर्फ़ गिरी है, उस बर्फ़ के ऊपर ही बोल रही हैं कि जैसे ठंडी हवाएं चलती हैं और उस बर्फ़ में से जब बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष दिखता है ना, तो जैसे ही बर्फ़ गिरने के बाद जब मौसम क्लियर होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है या फिर ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है, उसके बाद जब बर्फ़ पर अलग अलग तरीके की लाइट्स पड़ती हैं तो कितनी सुंदर दिखती है, एज़ द स्टिर क्रैक्स। और उसके बाद फिर जब मौसम थोड़ा गर्म होने लगता है, वो बर्फ़ क्रैक हो जाती है और उसके अंदर उनके इनेमल पर, मतलब उसकी सतह पर क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, बर्फ़ की सतह पर क्रैक्स आ जाते हैं। सून द सन्स वार्मथ
मेक्स देम शेड क्रिस्टल शेल्स। अब तभी और सूरज की जैसे दिन होने लगता है और गर्म सूरज होने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है, तो वो जो बर्फ़ पड़ी हुई है उसकी क्रिस्टल शेल्स भी, उसकी ऊपर की परत भी शेड होने लग जाती है, गिरने लग जाती है। शैटरिंग एंड avalanching on the snow crust, such heaps of broken glass to sweep away। जैसे शटर होती हुई वो टूटती हुई बर्फ़, एवलेंचिंग और स्नो क्रस्ट क्रस्ट करती हुई टुकड़ों में टूटती हुई नीचे गिर जाती है, एवलेंचिंग। सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे, यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन। और जैसे एक कांच का गिलास टूटता है और उसका जो कांच है वो टुकड़ों में कैसे बिखर जाता है, उसी तरीके से हाँ, ये वो बर्फ़ भी गर्मी की वजह से क्रैक आते हुए टूटती हुई ऐसे नीचे गिर जाती है जैसे हेवन से डूम गिर रहा हो। ठीक है। दे आर ड्रैग्ड टू द विदर्ड बैक ब्रैकन बाय द लॉर्ड एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक द वंस दे आर बोर्ड। और ऐसे जैसे और उसी वजह से उसके आइस की बर्फ़ की बोझ की वजह से जो पेड़ पर अटकी हुई थी उसके लॉर्ड की वजह से ही ये जो शाखाएं हैं वो झुक गई हैं, बो कर गई हैं। ठीक है। और शायद वो इसी वजह से टूटने के कगार पर हैं। ठीक है। ऐसा दिख रहा है एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, वो ऐसा दिख रहा है कि वो टूटने नहीं वाली है, लेकिन वंस दे आर बोर्ड, और इतनी झुक चुकी हैं जबकि वो सो लो फॉर लॉन्ग, और लंबे समय से झुकी ही हुई है। दे नेवर राइट देम सेल्फ, और अब वो इतनी झुक चुकी है कि वो अब अपने आप को ठीक नहीं कर सकती। मतलब पेड़ अपने आप को अब इस काबिल नहीं बचा कि वो अपनी शाखाओं को फिर से उठा के सीधा कर ले, ठीक कर ले। You may see their trunks arching in the woods years afterward, trailing their leaves on the ground। और अब वो इतने झुक चुके हैं, आर्च हो चुके हैं, जंगलों के अंदर ऐसे पेड़ इतने आर्च कर गए हैं जो सालों दर सालों ही ऐसे बने हुए हैं। ठीक है। जिनको कभी ठीक नहीं किया गया, ना वो अपने आप से ठीक हुए, और सालों से ही वो झुकते 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 और झुकते हुए ऐसे। और अब तो उनका हालत ऐसी हो गई है कि वो ग्राउंड पर झुकते हुए जा रहे हैं, और साथ में उनके जो पत्ते हैं ना, पेड़ के पत्ते भी, वो भी ग्राउंड को छू रहे हैं, इतने झुक चुके हैं ये पेड़। ठीक है। Like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun। और वो झुके हुए पेड़ जिनकी शाखाएं झुक चुकी है, जिनके पत्ते तक झुक चुके हैं और वो भी ज़मीन को छू रही हैं, वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कोई लड़की अपने बाल धोकर और सूरज की रोशनी में सिर नीचे करके अपने बालों को सुखा रही हो। ठीक है। ऐसे झुके हुए वो पेड़ की शाखाएं दिख रही हैं। बट आई वॉज गोइंग टू से when truth broke in with all her matter of fact about the ice storm। अब यहाँ पर पोइट की फर्स्ट सेक्शन ख़त्म होता है, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये सब बताता हुआ, आइस स्टॉर्म के बारे में बताता हुआ मैं यहाँ तक बात को ले आया और मेरे मुंह से वो सच ही निकल गया। ठीक है। जिसकी वजह से ये शाखाएं झुकी थी। अब वो अपना सेकंड सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें वो अपने फर्स्ट सेक्शन की बात को नकार देंगे। क्या कहेंगे? आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बेंड देम एज ही वेंट आउट एंड इन टू फेच द काउस। अब मैं ये प्रेफर करना चाहूँगा कि ये बर्फ़ की वजह से नहीं झुकी हैं, ये तो किसी लड़के ने, शरारती बच्चे ने ऐसा किया है जिसने भी पेड़ की शाखाओं को बेंड किया है, झुकाया है। वो यहाँ से जाता है जो इन जंगलों में अपने गाय भैंस को, अपने पालतू जानवरों को चराने के लिए निकलता है ना, उसने ही ये ऐसा काम किया है, जिसने झूल झूल कर ये सारी शाखाएं हैं वो झुका दी हैं। सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल
कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे लड़के जो शहर से बहुत दूर रहते हैं, जिनके किस्मत में बेसबॉल खेलना नहीं है, ठीक है, मतलब उनके पास वो साधन नहीं है कि वो एक कोई गेम प्रॉपर खेल सके, हुज ओनली प्ले, जिसके पास सिर्फ केवल इतना ही खेलना है, दैट वट ही फाउंड हिमसेल्फ, जो वो खुद से ही ढूंढेगा। मान लो कोई लकड़ी मिल गई है, कोई पत्थर मिल गया है रास्ते में चलते हुए, वो उसी से खेलना शुरू कर जाएगा। तो वो बच्चे ऐसे जो बेसबॉल नहीं खेलते हैं, वो रास्ते में चलते हुए अपने आप से ही एक कोई खेल बना लेते हैं। वो उन लड़कों का ये काम होगा जिन्होंने इसको अपना गेम समझकर खेला है, झुका दिया है ये सारी शाखाएं बर्चेस की। समर और विंटर एंड गुड पे अलोन, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उन्होंने अकेला ही खेलना है। बस अपने जानवरों को लेके आना है, उनको चराने के लिए छोड़ दिया, और खुद अकेला अब क्या करेगा, वो ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स से खेलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उनका सारा साल ही यही काम है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अकेले ही खेलना है उन्होंने। वन बाय वन ही subdued his father's tree by riding them down over and over again until he took the stiffness out of them। और एक एक करके, जैसे कि उसके फादर ने ये ट्री लगाए हुए हों, उसके अधीन आती हैं ये ट्री, ऐसे उसने उन पेड़ों पर बार बार झूल झूल कर उसकी स्टिफनेस, जो एक तरीके से वो स्ट्रेट खड़े हुए थे, उनकी अकड़ को ख़त्म कर दिया। ठीक है, पेड़ की अकड़ को ख़त्म करके उसको झुका दिया। एंड नॉट वन बट हंग लिम्प, नॉट वन वाज लेफ्ट फॉर हिम टू कंक्योर, और कोई भी ऐसी शाखा नहीं छोड़ी जिस पे वो झूला ना हो। ठीक है, सब पेड़ों पर उसने झूल झूल कर कोई भी नहीं छोड़ा, और ऐसा लग रहा है जैसे उसने सब पर फतेह हासिल कर ली हो। ही लर्नड ऑल देयर वॉज टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू soon and so not carrying the tree away clear to the ground। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने सब कुछ सीख लिया है। ठीक है, सब चीज़ें उसने सीख ली है। यहाँ पर जंगलों में रोज़ आकर इन पेड़ों पर झूल कर उसने सारी चीज़ें सीख लिया है, कब पेड़ पर चढ़ना है, कब उसकी शाखा पर लटकना है, और कब उस शाखा से टॉप पर लटकते हुए नीचे गिरना है, और किस समय पर शाखा को छोड़ना है, और जिस तरीके से वो ग्राउंड पर सेफली पहुंच जाए। ये सब चीज़ें उसने सीख ली है, मतलब अपने आप को ट्री के ऊपर कैरी करना उसने सीख लिया है। ही ऑलवेज केप्ट हिज पाइस टू द टॉप ब्रांचेस, क्लाइंबिंग केयरफुली विद द सेम पेन यू यूज टू फिल अ कप। और इस तरीके से उसने शाखाओं पर चढ़ना, टॉप पर चढ़ना सीख लिया है। क्लाइंबिंग केयरफुली, बहुत सावधानी से सीख लिया है, जैसे हम सावधानी से एक कप के अंदर पानी या कुछ भी भरते हैं कि बाहर ना गिर जाए। तो वो ट्रेंड हो चुका है पेड़ों पर चढ़ने से। ठीक है, जैसे हम एक कप को भरते हैं अप टू द ब्रिम, उसकी सतह तक भरते हैं कि वापस बाहर ना निकल जाए, इवन अबव द ब्रिम। ओके, देन he flung outward, feet first, with a swish, kicking his way down through the air to the ground। अब यहाँ पर उसने अपने आप को इतने अच्छे तरीके से कैरी करना और उस शाखा पर फ्लंग झूलना सीख लिया है, और उसके बाद टॉप पर जाके वो फीट फर्स्ट अपने पैर नीचे झुकाकर स्विश के साथ, एक हवा के साथ किकिंग करता हुआ वो सीधे ग्राउंड पर आ जाता है, हवा में झूलता हुआ। इतना बखूबी उसको पेड़ों पर झूलना आ गया है। सो वॉज आई वंस माई सेल्फ अ स्विंगर ऑफ बर्चेस। तो वो अब थर्ड अपनी सेक्शन उनका स्टार्ट हुआ है। अब पोइट बोल रहे हैं कि ये सब सोचता हुआ वो ये महसूस कर रहे हैं कि कभी मैं भी ऐसे ही इन पेड़ों के ऊपर झूला करता था। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, और ये मेरा एक सपना ही रह जाएगा वापस से बचपन में जाना और ये स्विंगर बनना, झूलना उन पेड़ों पर, वो सपना ही बन जाएगा। इट
when I am weary of consideration। और यहाँ इस समय पर जब मैं बहुत चिंताओं में घिरा हुआ होता हूँ और मैं अपनी लाइफ से परेशान हूँ, चिंता में हूँ, तब मुझे ये सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं। एंड लाइफ इज़ टू मच like a pathless wood, where your face burns and tickles with the cobwebs broken across it, and one eye is weeping from a twigs having lashed across it open। और यहाँ पर जब ये सब चीज़ें महसूस होती है, जब मैं चिंता में होता हूँ और ये दुनिया सब व्यर्थ लगती है मुझको, ठीक है, पाथलेस लगती है, मतलब कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तब मैं अपने नॉस्टैल्जिक कंडीशन में चला जाता हूँ जहाँ मैं खुश रहा करता था, खेला कूदा करता था उस समय पर। और आज मुझे यहाँ पर रहना भी गवारा नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी इमोशन सब जल रहे हैं, ठीक है, मैं टूट चुका हूँ अंदर से, और इतना टूट चुका हूँ कि मेरी एक आँख से आंसू ही बहे जा रहे हैं, ठीक है। और मैं चाह कर भी इन सब चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहा। आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर। अब वो अपनी एक विश बता रहे हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं इस धरती से चला जाऊँ कुछ समय के लिए, एक ब्रेक ले लूँ और फिर से वापस आऊँ और स्टार्ट करूँ अपनी लाइफ नए सिरे से। May no fate willfully misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away not to return। अब ऐसा ना हो कि भाग्य मेरी ये विश सुन ले और आधी अधूरी सुने, मिसअंडरस्टैंड करे मेरी इस विश को, और हाफ ग्रांट, हाफ ही मुझे विश पूरी करे मेरी। मैं चाह कभी मुझे यहाँ से ले जाए, स्नैच मी, छीन ले जाए, और नॉट टू रिटर्न, और मुझे वापस ना भेजे। मतलब उसकी पूरी विश ये है कि वो वहाँ से चला जाए और वापस से नई ज़िंदगी फिर से शुरू करे। कभी ऐसा ना हो कि भाग्य उसको मिसअंडरस्टूड कर ले और उसकी आधी विश पूरी करे, उसको यहाँ से ले तो जाए लेकिन वापस ना भेजे। डर रहा है पोइट इस बात से। अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, ये धरती ही एक सही जगह है प्यार करने के लिए। आई डोंट नो वेयर इट्स लाइक टू गो बेटर, और मुझे नहीं पता इससे बेहतर कोई जगह है जीने की। आई वुड लाइक टू गो बाई क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री, मैं चाहता हूँ कि वापस से मैं उन बर्च ट्रीज़ पर क्लाइंब करूँ, चढ़ूँ। एंड क्लाइंब ब्लैक branches up a snow white trunk toward heaven till the tree could bear no more, but dipped its top and set me down again। मैं चाहता हूँ कि वापस से मैं बर्च ट्रीज़ पर क्लाइंब करूँ और उसके टॉप पर क्लाइंब करूँ, टॉप सिरे पर चढ़ जाऊँ जहाँ पर स्नो वाइट जैसी बर्फ़ मुझे साफ दिखाई दे, टुवर्ड्स द हेवन। और टॉप पे चढ़ने के बाद ऐसा लगे कि जैसे मैं हेवन के नज़दीक हूँ, और जब तक चढ़ा रहूँ, जब तक वो ट्री सहन कर सकता है मेरे बोझ को, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँ। तो पॉइंट यही ब्रेक चाह रहा है कि अपनी लाइफ से वो ब्रेक लेकर ऐसे ट्री पर दोबारा से अपनी वो खुशी भरी ज़िंदगी जी के वापस से वो अपनी ज़िंदगी फिर से स्टार्ट करे। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, और यही बेहतर होगा यहाँ से जाना और फिर वापस से रिजुविनेट होके वापस आना। वन कुड डू वर्स देन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, और ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है लेकिन स्विंगर ऑफ बर्चेस की तरह। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द पोएम। Thank you.